हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में क्या देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रि मीन्स क्या होता है। त्रि मीन्स बाबू क्या होता है। त्रि मीन्स तीन होता है। त्रि मीन्स आपको दिखेगा तीन। कोण, चलिए कोण का मीन्स क्या होता है, तो कोण मीन्स होता है कोण। अब मिति मीन्स होता है आपका मापन, यानी मापन। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तीन कोणों का मापन पढ़ने वाले हैं। तीन कोणों का मापन अर्थात तीन कोणों का मापन और तीन भुजाओं का मापन, यानी तीन कोणों का मापन, तीन कोण का मापन और तीन भुजाओं का मापन, यानी भुजाओं का मापन। इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं तीन कोणों का मापन और तीन भुजाओं का मापन, यानी इसके अंदर जो तीन भुजाओं का मापन पढ़ेंगे और तीन कोणों का मापन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग तीन भुजाएं, तीन कोण कहाँ दिखेगा, तो त्रिकोण के अंदर दिखेगा। त्रिकोण में हम लोग देखते हैं त्रिकोण का जो त्रिकोण जो होता है कितने प्रकार के हो सकते हैं। त्रिकोण जो होते हैं कितने प्रकार से हो सकते हैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग। त्रिकोण जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। त्रिकोण जो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सबसे पहला हम लेते हैं कि त्रिकोण जो आपका तीन प्रकार के होते हैं, जो कि आप कोण के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले कोण के आधार पे, किसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं, कोण के आधार पे। कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पे जो त्रिकोण है आपको कितने प्रकार के दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिगर से आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि त्रिकोण का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने बताया 60 और यहां पर भी लिया 60 डिग्री और यहां पर भी मैंने लिया 60 डिग्री। चलिए एक और मैं त्रिभुज बनाया, यहां पर ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के अंदर जो देखने वाले हैं यहां पर आपको दिखेगा 90 डिग्री और ये आपका कोण दिख गया 30 डिग्री और ये आपका कोण दिख गया 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। ये कोण आपको, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने एक लिया 100 डिग्री और इसके अंदर लिया आपको 30 डिग्री और ये आपका बना दिया 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज का नामकरण जो है ये कोण के आधार पे पड़ने वाला है। कोण के आधार पे ध्यान दीजिएगा, जिस भी त्रिकोण के अंदर जो 90 डिग्री से कोण, सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं, नहीं न्यून कोण। चलिए जिसमें आपको एक कोण 90 डिग्री के दिखे उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं। जिसमें आपको एक कोण 90 डिग्री से आपको अधिक दिखे इसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, यानी अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी अधिक कोण बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, कौन से त्रिकोण के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हाँ तो प्यारे बच्चों इस त्रिकोण के बारे में पढ़ने वाले। इस त्रिकोण के मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले। समकोण त्रिभुज जो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि वाकई में समकोण त्रिभुज क्या क्या दिखाता है इसके अंदर। चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या चीज, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये आपको जो 90 डिग्री का कोण दिखा ए बी सी, ये आपको दिखा 90 डिग्री का एंगल, यानी 90 डिग्री जो आपको दिख रहा है 90 डिग्री का, इस कोण को हम लोग बोलते हैं बाबू समकोण बोलते हैं, यानी समकोण बोलते हैं। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इस कोण को समकोण बोलते हैं। समकोण के जस्ट सामने वाली जो आप भुजा देख पा रहे हैं, जस्ट सामने वाली, देखिए जस्ट सामने, देखिए इसको जस्ट सामने, जहां भी समकोण दिखेगा समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस भुजा, यानी जो भी आपको समकोण दिखेगा समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण आपको दिखेगा कोण बी जो आपको दिख गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या दिखेगी, कर्ण दिखेगी। ये भी बात आप समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा लंब, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों लंब जो होता है, लंब और आधार की हम बात करते हैं, आधार की बात करते हैं। लंब और आधार, यानी लंब और आधार जो होता है आपस में चेंज होता है, आपस में चेंज होता है, आपस में चेंज होता रहता है, यानी चेंज होता है, आपस में चेंज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ी बातें हैं। जो आपको देखना ये है कि जो आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है वो आपको समकोण तो दिख रहा है, लेकिन लंब और आधार आपस में हमेशा चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है। यानी बदलता रहता है तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको अभी जनरली मैं आपको लूं, थीटा यहां पे रख लूं,
थीटा, यानी थीटा यहाँ पे रख लूं, तो ध्यान दीजिए इस कोण को अगर हम बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, तो यहां पर आपको जो दिख रहा है ये कोण आपको क्या दिखेगा, न्यून कोण दिखेगा। ये कोण आपको क्या है, न्यून कोण है, या आपको न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण, यानी ये क्या है, न्यून कोण है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल देख रहे हैं, जस्ट ये वाला एंगल तो आपने न्यून कोण बना लिया, लेकिन ये वाला एंगल क्या होता है, तो इस न्यून कोण का ये समपूरक कोण होता है, इस न्यून कोण का ये पूरक कोण होता है। ये वाला कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है, यानी पूरक कोण। पूरक कोण अपने आप में, पूरक कोण भी एक न्यून कोण ही होता है, न्यून कोण का ये पूरक होता है, न्यून कोण का पूरक होता है, यानी 90 में से ये भी कम ही है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का न्यून कोण है। लेकिन आपने इसको डिसाइड किया कि ये न्यून कोण बना लिया, तो इस न्यून कोण को आपने बनाया, तो ध्यान दीजिएगा कि जस्ट जो आपने देखा, इसके जो भी आप देख पा रहे हैं ये एंगल जहां भी बन रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जहां पर भी आप थीटा को स्थापित कर दीजिएगा, मतलब कि आप थीटा को स्थापित करिएगा, अर्थात न्यून कोण जिसको भी बनाइएगा, किसको, न्यून कोण जिसको भी बनाइएगा, न्यून कोण आप जिसको भी बनाइएगा, तो न्यून कोण हमेशा याद रखिएगा कि आधार प्लस कर्ण से बनता है। किससे बनता है, आधार और कर्ण से मिलकर बनता है। ये बात याद रखिएगा कि न्यून कोण जहां भी बनाइएगा, यानी वो किससे मिलकर बनता है, तो आधार और कर्ण से मिलकर बनता है, आधार प्लस का कर्ण से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये है कि आपने जब देखा कि ये थीटा है, तो थीटा है, तो ये देख पा रहे हैं कि ये जब भी थीटा देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे जो भी ये जो एंगल बनाने में योगदान दिया है भुजा, वो भुजा आपका आधार होगा और एक आपका कर्ण होगा, यानी एक आपका आधार होगा और एक आपका कर्ण होगा। तो इसका मतलब कि सामने वाली भुजा आपने देख लिया कि ये कर्ण है, इसका मतलब कि ये कोण बनाने में जो सहयोग किया है ये आपका क्या होगा, आधार होगा, ये आपका क्या होगा, आधार होगा, यानी आधार होगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, यानी यहां से आपको ये बात समझ में आ रही है कि आधार और लंब क्या हो सकता है। तो आधार और लंब जहां भी, चलिए हम लोग चेक करते हैं, क्या देखते हैं आगे। हाँ, तो प्यारे छात्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिखता है आपको, अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर मैंने ले लिया ए, और यहां पे लिया बी, और यहां पे लिया सी, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे जो कि 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब जरा बताइए बाबू, इसमें इसमें जो आपको कर्ण क्या है, इसमें आपका कर्ण क्या है, और यहाँ पर आपको लंब क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो कर्ण जो आप देख पा रहे हैं एसी है, कर्ण जो आपका क्या है, एसी है, यानी कर्ण एसी है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो है क्या है, एसी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है। अब जरा ध्यान दीजिए, लंब क्या है, लंब क्या है, लंब देखिए यहाँ पे अपने अभी डिसाइड नहीं किया, यानी थीटा मान लिया। अब इसमें जरा बताइए लंब क्या है, लंब क्या है, लंब यानी इसमें क्या है, लंब, तो लंब यानी आपका क्या है, ए बी, यानी लंब क्या है, ए बी है, क्योंकि थीटा के जस्ट ध्यान दीजिए, थीटा मैंने बोला क्या चीज, जहां भी थीटा रख लीजिएगा वो आधार होगा, और ये कर्ण तो आपने फिक्स कर दिया है। कर्ण जो आपने देखा, आधार बताइए इसमें क्या है, आधार यानी बीसी है, आधार क्या है, बीसी है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि थीटा को मैं उठा करके यहाँ पे पुट कर दूं, थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यानी यहाँ पे थीटा को रख दूं। अब जरा बताइए आधार क्या है, अब जरा बताइए क्या है आधार, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार की हम बात करते हैं, आधार क्या हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा बताइए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो चल मैं आपसे बोलूं कि आधार जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों होगा ए बी, क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा कि जहां भी थीटा लीजिएगा वो आधार और कर्ण से ही मिलकर बनता है, यानी ये आपका आधार, ये वाला आपका कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण एसी होगा। अब यहाँ पे मैं बोलूं लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब आपका बीसी हो जाएगा। तो चलिए यहां से आपको समझ में आ गया कि लंब और आधार क्या हो सकता है। तो अब जरा देखिए इसमें कि लंब और आधार के बारे में आपने देखा, कर्ण के बारे में देखा, मैं यहां पे आपसे पूछूं, क्या कर्ण हमेशा हमेशा नियत होता है, नहीं बदलता है, नियत होता है, क्या ये बात सत्य है या नहीं, नहीं होता है, यानी नियत होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या कर्ण हमेशा नियत होता है, क्या कर्ण हमेशा नियत होता है, तो आपका क्या जवाब आना चाहिए, तो आपका जवाब ये आना चाहिए कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, यानी कर्ण हमेशा क्या होता है, नियत होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, यानी ये आपका बात साइड है। मतलब यहां पर हम बात करें कि डिसाइड ये है कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता है। लेकिन कर्ण और आधार और लंब आपस में चेंज होता रहता है। तो ये बात आपको पूरी फिक्स हो गई कि जो कर्ण और आधार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
हाँ तो प्यारे छात्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, मैंने ले लिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया 4। आपको ध्यान देने वाली बात यह है चीज कि मैं यहाँ पे रख लिया थीटा। अब जरा बताइए कि यहाँ पर आधार क्या है बाबू, आधार क्या है, कर्ण क्या है, फिर लंब क्या है, जरा बताइएगा लंब और आधार क्या है। तो लंब आप देख पा रहे हैं कि लंब क्या है, तो लंब आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए थीटा है, थीटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा थीटा के जस्ट ऐसे भी ध्यान रखिए, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा देखेंगे वो आपका लंब होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा आप देखेंगे वो आपका लंब होगा, और 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा देखेंगे वो आपका कर्ण होगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं, ये भी चीजें कि आपको डिसाइड करना होगा। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब होगी, ये बात आपको याद रखना होगा, लंब होगा, यानी सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो जरा बताइए आधार क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि जस्ट थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब आपने निकाल लिया 4। अब ध्यान दीजिएगा जस्ट इसके सामने वाली यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली देखिए कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और मैं आपका आधार बात करूं तो 3 हो जाएगा। चलिए यहीं से मैं आपको बोलूं कि थीटा को मैं उठा करके यहां पुट कर देता हूं, थीटा को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, थीटा को जब यहां पे पुट कर लेता हूं तो जरा बताइए इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपका आधार क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपका लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, लंब और आधार और कर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा लंब आधार और कर्ण क्या होगा। तो लंब आप देख पा रहे हैं कि आधार और कर्ण क्या होगा, तो अब जस्ट मैंने बोला कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब बताइए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, यानी लंब जब ये डिसाइड हो गया कि 3 होगा तो आपको आधार ये पता चल गया कि कितना हो जाएगा, आधार आपका 4 हो जाएगा। कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हर परिस्थिति में सेम रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मैं इस बात को आगे और बढ़ाता हूं, मिटा देता हूं इस चीज को। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे यहां पे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे मैंने ले लिया 2 3 4, मैं आपसे ये बात बोलूं कि हमारे पास ये भुजा है, भुजा यानी भुजा हमारे पास है 2 3 और 4, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पता नहीं समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, तो इस चीज को हम कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों, इस चीज को हम पता करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भुजा होता है वो भुजा आपका होता है आधार, आधार होता है वो आपका होता है लंब, और आपका होता है कर्ण, यानी ये समकोण त्रिभुज का जो भुजा की हम बात करेंगे तो ये 3 भुजाएं जो दिखती है, इन 3 भुजाओं के बीच जो संबंध को स्थापित करने वाला एक बड़ा प्रमेय है, जो कि आप समझ सकते हैं कि उसकी सहायता तीनों भुजाओं का संबंध आप देखेंगे तो तीनों भुजाओं का जो संबंध को स्थापित करने के लिए प्रमेय आ रहा है, और वो प्रमेय क्या है, यानी प्रमेय आ रहा है और वो प्रमेय का नाम है आपका पाइथागोरस प्रमेय, यानी जो आपका आने वाला है पाइथागोरस प्रमेय, यानी इन तीनों भुजाओं के बीच संबंध को जो स्थापित करने वाले हैं तो वो आपका है एक पाइथागोरस प्रमेय, वो आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों भुजाओं के बीच को संबंध को स्थापित करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तीनों भुजाओं के बीच को संबंध को दर्शाने के लिए जो आ रहा है पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज, तो मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो आपका हाइपोटेनस है, मैं यहां से बात करता हूं कि त्रिभुज एबीसी जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये इसमें जो आपको कर्ण दिख रहा है, कर्ण को हाइपोटेनस लिखते हैं, यानी कर्ण को हाइपोटेनस मतलब एच द्वारा सूचित करते हैं। लंब को जो आप लिख पा रहे हैं, लंब को जो आप लिखते हैं, यानी जो लंब को आप लिखते हैं वो लंब आपका परपेंडिकुलर होता है, जिसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। जो को आपको आधार जो होता है वो आपका बेस होता है, जो कि बी द्वारा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो प्रमेय क्या है, तो हम कह सकते हैं
कि जो आपका h का स्क्वायर इक्वल टू आपको हम कह सकते हैं p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पाइथागोरस परिमेय है वो आपका है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आपका है, यानी ये आपका परिमेय है। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको और सॉर्टेड फॉर्म में देखते हैं, तो जो आपको दिखेगा यहां से वो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं मान लूं यहां से p स्क्वायर की बराबर निकालूं तो यहां से आपको दिखेगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर आपको यहां से b स्क्वायर बराबर निकाला जाए तो h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर आपको दिखेगा। तो यहां से जो आपको दिख रहा है ये आपको पाइथागोरस परिमेय है, जो तीन भुजाओं के बीच को, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित करेगा। यानी ये अगर कोई भी ये समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं इन परिमेय को पालन करती है तो आप कह सकते हैं बेशक कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अर्थात इस चीज का पालन नहीं कर रही है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड शॉर्टेड फॉर्म में लिखता हूं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो क्या दिखेगा। तो मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, h इक्वल टू आपको दिखेगा अंडर रूट का p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर यहीं से मैं बात करूं कि अगला आपको p बराबर लिखूं तो यहां से आपको दिखेगा अंडर रूट का h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर मैं आपको लिखूं b बराबर तो आपको यहां से मिलेगा h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो ये आपको शॉर्टेड फॉर्म में जो दिख गया, इनको आप हमेशा याद रखिए ताकि आप आसानी से पहचान सके क्या ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है या नहीं है। ये पता करना होगा तो हम इसी का फॉलो करेंगे। तो अब चला देखते हैं इसका फॉलो करके हम लोग आगे क्या देख सकते हैं, क्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे छात्र यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ए और यहाँ पे मैं बी और यहाँ पे लिख दिया सी। यहाँ पे मैंने लिखा 90 डिग्री और यहाँ पर लिखा आपको थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे बोलूं कि अगर यहाँ से मैं आपको यहीं पे त्रिभुज दे दिया हूँ, तीनों भुजाओं को मैंने यहाँ पे दर्शा करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, 8 और 10। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं कि कर्ण कौन है, कर्ण कौन है। अगर मैं ये बोलूं कि क्या ये समकोण त्रिभुज की, पहले ये बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो है आपका कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा जो आपका कर्ण होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जस्ट आपने पढ़ा कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, लेकिन इसको शॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह का चीजें दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको शॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह का चीजें दिखेगा, यानी आप ये परिमेय पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि सबसे लंबी भुजा आप देख पा रहे हैं 10 है, 10 का स्क्वायर करते हैं। अगर 8 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने देखा कि ये दोनों आपको कोई लंब और आधार अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लंब और आधार मान सकते हैं किसी को भी। तो यहां से मैंने मान लिया 6 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे मैंने मान लिया 8 का स्क्वायर, यहां से आपको मिला 10, 100 और यहां से मिल गया आपको 36 प्लस का 64। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 100 बराबर यहां से आपको मिल जाएगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं दोनों एग्जैक्ट बराबर है। इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कर्ण जो आपका होगा 10 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, यानी ये आपको क्या दिखेगा, कर्ण इक्वल टू आपको 10 दिख गया। अगर मैं मान लूं 3, 5, 4, जरा बताइए इसमें कर्ण कौन है, जरा बताइए कर्ण कौन है इसमें। तो आप बोल सकते हैं सर कर्ण आपको दिख रहा है यहाँ पर 5, क्योंकि सबसे लंबी भुजा जो आपकी होती है कर्ण होती है। तो कर्ण को आप डिसाइड कर लिए कि 5 होता है। चलिए यहां से कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहां से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर मैं यहां से मैं ले लेता हूं एक भुजा 3 और एक भुजा मैं ले लेता हूं यहां से 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2, 3 अगर भुजा हमारे पास है, जरा इस भुजा का मान निकाल लीजिए, इस भुजा का आप मान निकाल लीजिए। तो आप बोल सकते हैं सर ये क्या दिया है, थीटा दिया है। यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है,
इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। P इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या चीज, P इक्वल टू पढ़ा है आपने क्या चीज, तो आपने पढ़ा है कि एच स्क्वायर अंडर रूट का एच स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर एच का वैल्यू देख पा रहे हैं, तो एच का वैल्यू आपने 3 देखा, इसका मतलब यहाँ से अंडर रूट का 3 निकाला, यानी 3 का स्क्वायर माइनस का क्या देखा, 2 देखा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ से आ गया क्या चीज, तो यानी 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 4 हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं कि यानी 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 होता है। यानी यहां से आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 5 आ गया, यानी आपका अंडर रूट का 5 आ जाएगा। यहां से आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं इस परिमेय को अप्लाई करके, बेशक आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहां से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यानी समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजाओं को, अज्ञात भुजा को, इन सब परिमेय को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं यहां से, अगर मैं यहां पे P Q और R, मैं यहां पे ले लिया थीटा, और यहां से मैंने दे दिया आपको 4, और मैं यहां पे ले लिया 2, जरा इस भुजा का वैल्यू निकाल दीजिए, इस भुजा का मान निकाल दीजिए। तो आप कह सकते हैं सर यहां से देखिए थीटा, इसका मतलब है थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। फिर वही लगाइए लंब, लंब लंब क्या होता है, P बराबर अंडर रूट का एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान रखिए एच का वैल्यू, यानी सबसे लंबी भुजा 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 2, 2 का स्क्वायर, यहां से आपको आ जाएगा कितना, ये आपको आ जाएगा 16, यानी 16 माइनस का 4 इक्वल टू अब आ जाएगा आपका कितना, 12 आ जाएगा। यानी यहां पर आप निकाल सकते हैं, इसका खंडन कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट का 3, यानी आपका आ गया 2 अंडर रूट का 3 आ गया। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि किसी भी भुजा को निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे बात करूं यहां से P Q R, अगर मैं बात कर दूं 2 3, चलिए अब निकाल लीजिए। तो बोल सकते हैं सर यहाँ पे कर्ण निकालना है, यानी हाइपोटेनस H इक्वल टू होता है क्या चीज, H इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए P का वैल्यू बता दीजिए, P का वैल्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। चलिए P का वैल्यू बताइए, P का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा कितना 4, और यहां से मिल जाएगा आपका 9, ये आपका आ जाएगा 13, यहाँ पर अंडर रूट का 13 आपका वैल्यू निकल गया। अब जरा बता दीजिए यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, कर्ण बराबर क्या है, आधार बराबर क्या है, आधार बराबर क्या है, और लंब बराबर क्या है। यहां से बता दीजिए कि आधार बराबर कर्ण बराबर लंब बराबर क्या है। तो बोल सकते हैं सर थीटा दिया है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो आप देख पा रहे हैं वो आपका लंब है। तो लंब आपको मिल गया 2, आधार आपको मिल गया कितना, आपका 3 मिल गया, और कर्ण आपका मिल गया अंडर रूट का 13 मिल गया। बोलिए यहां से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। चलिए हमारे पास यहाँ पे मान लिया जाए कि आपके पास कह रखा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर दे रखा है 7, बी सी बराबर दे रखा है 4, आपको निकालना है AC का मान, बोल सकते हैं AC का मान निकालना है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोण B बराबर है आपको 90 डिग्री। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि जब कोण B बराबर 90 डिग्री, तो आप समझ सकते हैं कि यहां से आपको क्या दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू रख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे 90 रख लीजिए, कोण B का मान 90 हो जाएगा। AC का मान नहीं निकालना है, ज्ञात करना है।
आपको जो दिख रहा है यहाँ से क्या चीज, BC का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और AB का मान कितना दिया है, 7 दिया है। आपको AC का मान निकालना है। AC आपको क्या है, तो कह सकते हैं सर हाइपोटेनस H है। H इक्वल टू आपने पढ़ा है कि B स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा P का मान आप इसमें से मान लीजिए, P का मान कितना है, 7 है। 7 का स्क्वायर प्लस का आपको देखा 4 का स्क्वायर, यानी कि यहां से रख लीजिए, आपको मिल जाएगा कितना, 49, और प्लस का मिल जाएगा 16। आपको ऐड कर लीजिए, दोनों को देख लीजिए कितना लिखेगा, 9 6 15 का 5 दिख जाएगा, और 1 4 5 5 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी आपको आ जाएगा 65, यानी कि अंडर रूट का कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यानी कर्ण आप बेशक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, आप परिमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि शायद ये बातें समझ में आ रही होगी। तो आगे देखिए, इसके अंदर क्या चीजें आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि यहां से आप जो भी देख पा रहे हैं, ये आप आधार और कर्ण को चेंज करते हुए नजर देख पा रहे हैं, सॉरी आधार और लंब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कर्ण जो आपको फिक्स है। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताया कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही कोण आपको न्यून कोण के नाम से जाना जाता है, ये दोनों ही कोण आपको न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में आपको केवल एक ही न्यून कोण को लेना होगा। या तो आप इसको ले सकते हैं, मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूं A और B और C। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देख पा रहे हैं, तो कोण आप एंगल को ही किसी भी परिस्थिति में एक बार में एक ही ले सकते हैं एंगल, या तो C को लेंगे या तो A को लेंगे। तो इसका मतलब है कि A को लेंगे तो C को छोड़ना पड़ेगा, C को लेंगे तो A को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो भी लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बना लीजिएगा। ये बात आपको भूलना नहीं है, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर इनकी बात करूं कि अगर ये जो आपको परिभाषित होते हैं, ये जो आपको परिभाषित होते हैं, मैं बोलूं कि यहां से A B और C, यहां पे आपको दिखा 90 समकोण दिख गया, यहां पे मैंने थीटा कर दिया। ये जो आप थीटा न्यून कोण की परिभाषा आप बना रहे हैं, न्यून कोण जिस भी परिभाषित है, मैं बात करूं कि समकोण जिस भी चीज से परिभाषित है, वो परिभाषित है तो किसके द्वारा परिभाषित है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो आपको दिखेगा अनुपातिक रूप, आपको हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात दिखेगा। त्रिकोण कोण मितीय अनुपात दिखेगा, अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको होता है कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको होता है वो 6 होता है। साइन जिसमें हम देख पा रहे हैं साइन, फिर उसके बाद आप कस देख पा रहे हैं, फिर टैन देख पा रहे हैं, और यहां से आपको मिलेगा कॉट, और यहां से कॉट मिलेगा कॉट, और फिर आपको मिल जाएगा टैन कॉट, फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा सेक, और फिर मिलेगा आपको यहां से कोसेक मिलेगा। जो आप देख पा रहे हैं ये आपको 6 जो है, ये 6 जो है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हैं या निष्पत्तियां बोलते हैं, निष्पत्तियां बोलते हैं। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी निष्पत्तियां बोलते हैं या तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी बोल सकते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये कितनी होती हैं। तो आपको हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये 6 होती हैं। अब मैं बात यहां से करना चाह रहा हूं कि जो आप साइन को देख रहे हैं, कॉस को देख रहे हैं, टैन को देख रहे हैं, कॉट को, सेक को और कॉसेक को, ये अपने आप में कोई संख्या नहीं है, ये कोई परिभाषित नहीं है। जब तक, जैसे मैं बात करूं कि सब्जी में जो नमक होता है अगर वो न डाला जाए तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं आता है, वैसे ही आपको साइन के अगर जब तक इसके अंदर आप एंगल को नहीं पुट करते हैं इसके साथ, तब तक इसका कोई यानी परिभाषा नहीं है। ये बिल्कुल ही अनर्थ है, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल ही अनर्थ वाली साबित करेगी चीजों को। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि यहां पे जो आप देख पा रहे हैं, जो लगाएंगे वो आपका होगा, इसको परिभाषित करेगा, यानी परिभाषित करने वाला जो शब्द आएगा उस शब्द को बोला जाता है ग्रीक शब्द, यानी आपको दिखेगा ग्रीक शब्द। और ग्रीक शब्द में आपको मिल जाएगा थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है,
बी हो सकता है, सी हो सकता है, अर्थात अल्फाबेटिकल लेटर कोई भी आ सकता है। फिर आपको 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 75 हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ग्रीक शब्द यहाँ पर जो कुछ भी आपको मन में आ रहा है, यहाँ पर जो भी आप लिख सकते हैं, ये सारा वर्ड एक ग्रीक शब्द है जो कि इसको परिभाषित करने के लिए आएगा। यानी जहां इसको लगाइएगा, इसके साथ में जैसे ही इसको यूज कर दीजिएगा, ये अपने आप में फुलफिल राशि हो जाएगी। यानी ये अपने आप में एक संख्या को डिनोट करेगी और वो संख्या आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जाना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन शब्दों को मैं इसके साथ अगर एडजस्ट कर दूं, एडजस्ट करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे मैं कहूं कि साइन के साथ मैंने थीटा को लगाया, तो क्या ये थीटा सच में, क्या ये थीटा सच में, क्या ये थीटा सच में आपको इस तरह का रूप ले रहा है? क्या ये सच में इस तरह का रूप ले रहा है? साइन गुणे थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? तो बोलिए कि सर गुणनफल में कभी नहीं लिखा जा सकता है, गुणनफल में कभी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणनफल तो तब होता है जब ये अपने आप में एक संख्या होगी, और ये अपने आप में एक संख्या तो है, ये परिपुष्टि तो कर रहा है कि एक संख्या है, लेकिन ये साइन आपका एक कोई संख्या नहीं है, क्योंकि थीटा के बिना ये साइन अधूरा है। इसलिए मैं कभी भी यहां पे मल्टीप्लीकेशन दर्शाया जाए तो आपको याद रखना है कि गुणनफल वाली चीजें नहीं आ सकती है। तो गुणनफल वाली चीजें यहां पे नहीं ला सकते हैं। यानी आपको कभी भी एग्जाम में यह बात पूछे तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि साइन और थीटा, कॉस और थीटा, माने कोई भी निष्पत्तियां हो, लेकिन निष्पत्तियां के साथ कोई एंगल लगा रहे हैं, तो क्या वो गुणनफल में है? तो डायरेक्ट जवाब आपका आना चाहिए कि गुणनफल नहीं है, क्योंकि गुणनफल वाली चीजें नहीं हो सकती है। तो ये भी बात आपने समझा कि गुणनफल वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। यानी साइन के साथ यदि मैं थीटा को एडजस्ट कर दूं, या अल्फा को एडजस्ट करूं, या बीटा को एडजस्ट करूं, या ए को एडजस्ट करूं, या बी को, किसी को भी मैं लगाऊं तो गुणनफल में नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। बस इसके शाब्दिक अर्थ को चेंज करने वाला जो चीजें आप देख पा रहे हैं, ये बस आपको परिभाषा बना देगा इसका, अर्थात ये अपने आप में परिभाषित संख्या हो जाएगी। इसलिए मैं यहां पर लगा देना चाहूंगा सब जगह थीटा, 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 थीटा और थीटा, क्योंकि ये प्रचलित चीजें हैं। थीटा यानी एंगल को सूचित करने के लिए हर जगह हम लोग थीटा का यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थीटा का ही यूज कर दिया। हालांकि आप बी का भी यूज कर सकते हैं, आप ए का भी यूज कर सकते हैं, अल्फा का भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा अपने आप में ये क्या है, तो कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है। हाँ, तो प्यारे छात्र आपको हमेशा याद रखना है कि कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है? तो 6 होता है। और ये क्या करता है? तो ये तीन कोणों के माप के जो अनुपात को व्यक्त करता है, तीन कोणों के मापों के जो अनुपातिक रूप है उसको व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? तो तीन कोणों का जो आप देख पा रहे हैं, तीनों कोणों का, इसका अनुपातिक रूप व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुपातिक रूप में, यानी कि तीन कोणों के जो अनुपातिक रूप है, यानी कि यहाँ पे भुजाओं का, वो क्या है, तो आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से जो आपने देखा साइन थीटा के लिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से थोड़ा सा सूचित करने वाली बात, अगर मैं इसको आधार मानूं, अगर मैं इसको आधार मानूं, तो क्या मैं इसको ए लिख सकता हूं? आधार फॉर ए, फॉर आधार, चलिए ठीक है। कर्ण मान सकता हूं, यहां पे कर्ण जो आपने देखा, क्या कर्ण को मैं के मान लूं? चलेगा। अगर मैं यहां पे लंब लिख दूं, तो क्या लंब को एल रख लूं? हाँ बिल्कुल चलेगा। चलिए, लंब यानी एल आ गया। अगर मैं इसी को लंब आधार और कर्ण को मैं शॉर्टेड फॉर्म में लिखूं उस टाइप्स का, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? क्या आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा जा रहा है? यानी के, ए और एल लिख दिया जाए तो समझ जाएंगे? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वहां पे लिखा भी है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका चीज लंब बटे कर्ण, मतलब एल बटे का के, यानी एल बटे के लिखा जाए तो समझ लीजिएगा कि लंब बटे का कर्ण होता है।
अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा के लिए आप समझ सकते हैं कि कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अगर मैं यही बात tan थीटा के लिए कर दूं तो tan थीटा के लिए समझ लीजिएगा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर कट थीटा की बातें कर दूं तो आप समझ लीजिएगा कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब होता है। अगर सेक थीटा की बातें कर दूं तो सेक थीटा की बातें आप समझ लीजिएगा कि यानी आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है और यहां से आपको कर्ण बटे आधार होता है। अगर मैं आपको कौशिक थीटा की बात कर दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लंब बटे कर्ण होता है। तो इन सभी के जो अनुपातिक रूप है भुजाओं का वो ये परिभाषित कर पा रहा है। तो आपको ये बात समझना होगा, अगर मैं यहीं पे एक ट्रायंगल बना दूं, यहां पर एक त्रिभुज बना दूं और मैं आपको यहां पे कह दूं ए और मैं यहां पे कह दूं बी और मैं यहां पे कह दूं सी और मैं यहां पे लगा दूं थीटा, तो अब आपसे पूछा जाए कि जरा साइन थीटा के वैल्यू बता दीजिए, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो आप कह सकते हैं सर साइन थीटा का मान बताने के लिए तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा कि अगर थीटा दिख रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, लंब होती है। तो आप इसको लंब लिख सकते हैं एल, और ये आपका कर्ण हर परिस्थिति में चेंज नहीं होने वाला है किसी भी परिस्थिति में, और ये आपका बन गया आधार। अब यहाँ पे बताइए कि साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब क्या है, तो लंब कह सकते हैं सर ए बी है, तो लगा दो ए बी। और कर्ण क्या है, तो कर्ण कह सकते हैं ए सी है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं सी, यानी साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया। अगर यही बात आपको कहा जाए कि tan थीटा का मान निकाल दीजिए तो कह सकते हैं कि tan थीटा के लिए सर निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा के लिए फॉर्मूला जरा देख लीजिए, tan थीटा के लिए क्या आ रहा है, लंब बटे आधार आ रहा है। तो लंब इसमें जरा बताइए क्या है, तो कह सकते हैं कि लंब आपका ए बी है और आधार क्या है आपका, आधार आपका बी सी है। तो यहां से आपको मिल रहा है tan थीटा का वैल्यू, यानी आपको किसी भी निष्पत्तियां का वैल्यू पूछे तो आप फटाक दे निकाल सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहां पर सेक थीटा का मान निकाल कर बताइए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, तो कह सकते हैं सेक थीटा के लिए क्या हो सकता है, तो सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार होता है। तो जरा इसमें बताइए कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण क्या है, तो कर्ण आप कह सकते हैं कि AC है, आधार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि आधार आपका BC है, यानी यहां से आपका सेक थीटा का भी वैल्यू निकल गया। तो यानी हर परिस्थिति में आप इसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, भुजाओं का अनुपातिक रूप भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी आप भुजाओं का अनुपातिक रूप भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहां से आपको मिलेगा ए बी सी, मैं यहां पे थीटा कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका वैल्यू रख दीजिए 5 3 4। चलिए अब जरा बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, और आपको tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे होने वाला है। तो चलिए आपको देखने में को ये मिलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। हाँ एक और ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसको शॉर्टेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लाल बटे का, यानी एल फॉर मैं बात करूं तो लंब, के फॉर कर्ण होता है, और ये आपका मिलेगा साइन थीटा का। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि इसका मतलब, तो ये आपका मिलेगा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का। अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये आपका मिल जाएगा tan थीटा का, यानी यहां से आपको मिल जाएगा
tan थीटा का। तो चलिए यहाँ से आपको देखने को मिला है tan थीटा का, cos थीटा का, हाँ यहाँ से आपको मिल गया cos थीटा का। यानी आपको ध्यान में रखना ये बात है कि ये आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से सॉर्टेड फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब जरा बताइए इसमें क्या है, तो कह सकते हैं सर थीटा दिया है यहाँ पर, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा आपको क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है, तो लंब आपका 4 हो गया, और कर्ण क्या दिख रहा है, तो कर्ण आपका 5 हो गया, यानी आपका 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। सेक थीटा के लिए आप देख सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, तो सेक थीटा के वैल्यू आप कह सकते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण बटे आधार, मैं यहां पर लिख देता हूं ये आपका साइन कर्ण बटे आधार, मतलब इसको डायरेक्ट उल्टा कर दीजिएगा तो सेक थीटा का निकल जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार होता है, और कर्ण बटे आधार, कर्ण जरा देखिए कितना है, तो कह सकते हैं सर 5 है, आधार कितना है, तो आधार आपका 3 है। चलिए आपको tan थीटा के लिए तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यानी लंब क्या है जरा बताइए, लंब जरा देख सकते हैं यहां से क्या दिखने वाला है, तो लंब आप कह सकते हैं कि सर लंब आपका है 4 और आधार क्या है 3 है। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण क्या है तो 5 है, लंब क्या है तो 4 है, ये सब का ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये बातें थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहूंगा कि अगर मैं आपको लिख देता हूं कक्का बटे, ये तो आपने समझ लिया कि ये साइन का हो सकता है, ये कॉस का हो सकता है, ये टैन का हो सकता है। इसी का अपोजिट थोड़ा सा मैं बात करूं कि अगर इसको ऊपर का नीचे कक्का बटे लाल, तो अगर इसकी बात किया जाए तो ई आपका हो जाएगा सेक का, सॉरी कॉसेक का, और ई आपका हो जाएगा आपका सेक का, और ई आपका हो जाएगा कॉट का। तो यानी ये अगर याद करते हैं तो इसी का अपोजिट भी याद कर सकते हैं, तो यहां से आप भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं, अनुपातिक रूप भुजाओं का। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भुजाओं का अनुपातिक रूप कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे कि इसका अगला टर्म क्या बनने वाला है, जो कि आपको प्यारे छात्र मैं बात बता देना चाहूंगा कि जो आपको त्रिकोणमिति का चीजें दिखेगी वो बेहतरीन दिखेगी। अब इससे अच्छी जो चीजें हैं आपको और लाया जाएगा, जो कि बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट इसके अंदर रखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं से क्लोज करते हैं, फिर आगे देखेंगे कल।